नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज के अंतर्गत आज ब्रिटिश की जो विदेश नीति है उसको कवर करेंगे। विदेश नीति के अंतर्गत ब्रिटिश के द्वारा कुछ क्षेत्रों को कवर किया गया, जिसमें जैसे हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे थे कि ब्रिटिश ने बंगाल और मद्रास, मराठा और पंजाब इन सारे क्षेत्रों को विजिट कर लिया था। इसके बाद ब्रिटिश ने भारत के बाहर के क्षेत्रों को, जिसमें नेपाल का मामला है और अफगानिस्तान और म्यांमार, तिब्बत, ये जो 4 क्षेत्र हैं, इन चारों क्षेत्रों को ब्रिटिश ने कुछ युद्धों के माध्यम से और कुछ संधियों के माध्यम से विजिट करने का प्रयास किया है। यहाँ से प्रीलिम्स में संधियां हैं और युद्ध मैचिंग के लिए कई सारे सवाल आते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश की विदेश नीति का जो एक पर्पज है, एक उद्देश्य है, ये हमें समझना है पहले, जिसमें कहा जा रहा है कि हम लोग चीज समझ ही चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उसका एक पर्पज जो है मुख्य रूप से हमको समझ आ रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि ब्रिटिश की जो है आर्थिक लाभ प्राप्त करना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य शुरू से रहा है ना। व्यापार वाणिज्य को बढ़ावा देना, उसके माध्यम से आर्थिक लाभ प्राप्त करना, भारत या उसके संसाधनों को ब्रिटेन की ओर अग्रसर करना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य रहा था, है ना। उसी उद्देश्य में कहा जा रहा है कि वाणिज्यिक और आर्थिक साम्राज्यवादी हितों की रक्षा, क्लियर है। तो वाणिज्यिक का मतलब यही है कि व्यापार, है ना, उससे होने वाला जो फायदा है, लाभ है, उसकी बात हो रही है। आर्थिक सामाजिक हितों की रक्षा करना, तो ये ब्रिटिश की विदेश नीति का पर्पज है, उद्देश्य है ना। हमने एक लाइन में कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट कंपनी थी जो अपना आर्थिक लाभ चाहती है, और दरअसल हम जो ब्रिटिश की विदेश नीति पढ़ रहे हैं उसका केंद्र है भारत, क्लियर है। तो भारत को आधार बना करके ब्रिटिश ने जो अपनी विदेश नीति बनाई है उसको पढ़ना है। प्रकृति वाणिज्यिक एवं आर्थिक विस्तार पर आधारित है, व्यापार और आर्थिक लाभ, इसको ध्यान में रखते हुए ये विदेश नीति बन रही है ना। परिणाम क्या है कि विदेशी देशों के साथ विवाद होगा, जो मैंने कहा कि इसके अंतर्गत, विदेश नीति के अंतर्गत हम लोगों को इन राज्यों के साथ चीजें पढ़नी है। ये कहा जा रहा है कि ब्रिटिश की जो विदेश नीति है, विदेश नीति है, उद्देश्य आपने ऊपर लिखा, ये देख लिया, लेकिन इस विदेश नीति के तहत ब्रिटिश ने किन किन क्षेत्रों को प्राप्त किया है या करने का प्रयास कर रहे हैं उसको एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे नेपाल, है ना। नेपाल के साथ ब्रिटिश का विवाद होगा, विवाद किससे कारण है वो भी समझेंगे। उसके बाद आप देखेंगे अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का मामला होगा, और अफगानिस्तान के बाद आपका म्यांमार, जिसको बर्मा कहा जा रहा है, इसका मामला होगा, और थोड़ा सा तिब्बत, इसको भी हम लोग देख लेंगे चलते चलते। तिब्बत, क्योंकि एक संधि हुई है, यहाँ से पीटी में कंपलसरी एक सवाल आता है 2025 के प्रीलिम्स में। सुगोली की संधि, ट्रीटी ऑफ सुगोली जो थी नेपाल के साथ हो रही है 1816 में, उस संधि से सवाल था कि सुगोली की संधि में कौन कौन से क्षेत्र ब्रिटिश को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ कई सारी संधियां हो रही हैं, कई सारे युद्ध हो रहे हैं इन चारों क्षेत्रों के साथ में, नेपाल के साथ, अफगानिस्तान, बर्मा और तिब्बत के साथ में। तो यहाँ से प्रीलिम्स में सवाल पूछे जाते हैं, उन्हीं को हमें थोड़ा सा विस्तार से समझना है, क्लियर है। विदेश नीति का उद्देश्य हमने समझ लिया, तो आर्थिक, व्यापार, वाणिज्य और साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीति, इन सबसे लाभ प्राप्त करना है कंपनी का, और इन सारे क्षेत्रों पर कब्जा करने की बात होगी। इसी क्रम में ये जो आंग्ल नेपाल संबंध है ना, नेपाल के साथ जो मामला है, तो सबसे पहले देखेंगे कि 1814 से 16 के बीच में नेपाल के साथ युद्ध हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसमें अंग नेपाल युद्ध कहा जा रहा है। ये युद्ध दरअसल गोरखपुर जो है, नेपाल का तराई वाला जो क्षेत्र है, तो गोरखपुर के क्षेत्र से कंपनी के कुछ क्षेत्र लगे हुए हैं, इन क्षेत्रों से कंपनी का विस्तार हुआ, तो नेपाल के कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया था, इसी वजह से अंग नेपाल युद्ध हो रहा है, क्लियर है। और इस युद्ध में ब्रिटिश विजयी होते हैं, और इस विजय के बाद ट्रीटी ऑफ सुगोली 1816 में ये सुगोली की संधि हो रही है, क्लियर है। इसी सुगोली की संधि पर जो है
2025 में सवाल पूछा गया था। इस सुगोली की संधि में क्या क्या प्रावधान थे, तो ध्यान रखेंगे इस सुगोली की संधि में जो प्रावधान थे, जैसे पहला प्रावधान था ये कि भारत को जो है कुछ क्षेत्र, नेपाल के जो कुछ क्षेत्र थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो जाते हैं, है ना। जो जैसे आप देख रहे हैं कि काठमांडू में ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति की जाएगी, क्लियर है। काठमांडू उस समय राजधानी क्षेत्र है जहां ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति की जाएगी। हम लोग सारी संधियों में समझ रहे हैं कि ब्रिटिश जहां जहां जो क्षेत्रों को भेंट करते थे उन सारे क्षेत्रों पर वहां अपने एक ब्रिटिश रेजिमेंट की नियुक्ति करते थे, अर्थात वहां की विदेश नीति पर कंट्रोल करने की बात होती थी, और वही बात जो है इसमें की जा रही है। कहा जा रहा है कि ब्रिटिश एवं भारत नेपाल की सीमा निर्धारित सिक्किम को स्वतंत्र कर दिया गया था, क्लियर है। सिक्किम पर जो है पहले नेपाल का नियंत्रण हुआ करता था, उस नेपाल के नियंत्रण से मुक्त कर दिया था सिक्किम को, क्लियर है। और ध्यान रखेंगे इस संधि के साथ जो है कुमायूं और गढ़वाल, कुमायूं गढ़वाल और उसके बाद है तिब्बत, ये कुछ क्षेत्र जो हैं कुमायूं, गढ़वाल और तिब्बत, ये 3 क्षेत्र हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त होते हैं सुगोली की संधि के माध्यम से। सिक्किम को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, सुगोली की संधि हो रही है, क्लियर है। इसी क्रम में नेपाल के बाद जो है ब्रिटिश ने बर्मा के साथ युद्ध किया है, बर्मा को जीतने का प्रयास किया है। अब दूसरा बर्मा जो है आज के टाइम पे जिसको म्यांमार कह रहे हैं, तो ब्रिटिश ने बर्मा या म्यांमार को जीतने का प्रयास किया। उसका उद्देश्य क्या था, तो वहां भी दरअसल व्यापार वाणिज्य तो है ही है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे आर्थिक प्रभाव ज्यादा था। म्यांमार घने जंगलों से घिरा हुआ एक क्षेत्र है जहां ब्रिटिश को इमारती लकड़ी बड़े स्तर पर प्राप्त हुई, है ना, क्योंकि इस समय ब्रिटिश ने रेलवे के निर्माण को शुरुआत किया है और उसी रेलवे के निर्माण के लिए ब्रिटिश को इमारती लकड़ी प्राप्त होनी थी, लकड़ी चाहिए थी, तो यहां से बड़े स्तर पर ब्रिटिश को जो है इमारती लकड़ी प्राप्त हो रही है। तो म्यांमार को जितना आर्थिक और उनका जो सामाजिक विस्तार है, साम्राज्यवादी जो विस्तार है, उस ये दोनों को ध्यान में रखते हुए म्यांमार को जीतने का प्रयास किया जा रहा है। इस बर्मा के साथ, म्यांमार के साथ ब्रिटिश के कुछ युद्ध हुए हैं जो आपको ध्यान रखना है, जैसे प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर जो हो रहा है ये 1824 से 1826 के बीच हो रहा है ना, 1824 से 1826 के बीच हो रहा है। ये युद्ध की डेट जो है याद ध्यान रखने वाली है, क्लियर है। और 1826 में ही ट्रीटी ऑफ याडबू की संधि हो रही है ना। आपको यहाँ संधियां बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखने की जरूरत है, कौन सी संधि किसके साथ हो रही है, सवाल आते हैं कमीशन के द्वारा। तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 के बीच में, इसी 26 में जो है याडबू की संधि हो रही है, जिससे प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो है समाप्त हो जा रहा है। इस युद्ध में असम के कुछ जो क्षेत्र हैं, जैसे कछार जो क्षेत्र था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो जाता है। असम के बहुत से सारे क्षेत्रों पर बर्मा का नियंत्रण समाप्त हो जाता है। तो इस युद्ध में, याडबू की संधि में, ब्रिटिश को बहुत सारे क्षेत्र प्राप्त हुए। बर्मा में एक रेजिमेंट की नियुक्ति कर दी जा रही है, उनके आंतरिक मामलों पर जो है ब्रिटिश का कंट्रोल हो जा रहा है। लेकिन जो है कुछ समय बाद एक द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध भी नजर आ रहा है ना, 1852 से लेकर के 1852 से लेकर के और 53, क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। 1852 से 1853 के बीच में द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध हो रहा है। इस युद्ध में कंपनी ने कुछ क्षेत्रों को फिर प्राप्त किया था। यहां कोई स्थायी या परमानेंट संधि नहीं हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। इसी क्रम में कहा जा रहा है तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1885 से 1886 के बीच लड़ा जा रहा है। थर्ड बैटल जो है, थर्ड आंग्ल बर्मा वॉर 1855 से लेकर के और 56 के बीच में हो रहा है, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। 1885 की डेट काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही है। लॉर्ड डफरिन इस समय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल हैं। उन गवर्नर जनरल के टाइम पर ही जो है ये वॉर हो रहा है, ध्यान रखेंगे। 1886 में ब्रिटिश राज्य में बर्मा का विलय कर लिया गया, है ना। 1886 में ब्रिटिश राज्य में बर्मा का विलय कर लिया जा रहा है और इस तरीके से संपूर्ण बर्मा, जिसको आज म्यांमार के नाम से जान रहे हैं, ये ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जा रहा है। हालांकि 1919 में एक ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी की संधि भी हो रही है, जिसके माध्यम से बर्मा पर पूरा कंट्रोल हुआ, है ना। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम एक्ट आया था, वहां बर्मा को
ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वतंत्र कर दिया था, अपने कंट्रोल से मुक्त कर दिया जा रहा है। और उसी समय बर्मा का नाम बदल करके म्यांमार कर दिया गया था। क्लियर है? तो मैं आगे एक लिस्ट दिखा दूंगा जहां संधियां हुई हैं कुछ क्षेत्रों के साथ में, वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिएगा उसको। तो यहाँ 1935 से भारत से अलग हुआ था। ये जो 1935 का 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, एक्ट है, इससे ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और इसी समय इसका नाम जो है बर्मा से म्यांमार कर दिया गया। क्लियर है? तो यहाँ आप जो है ये याडुबू की संधि ध्यान रख लेंगे, प्रथम बांग्ल बर्मा की युद्ध हुई है। और एक संधि और ध्यान रख लेंगे 1919 में हो रही है रावलपिंडी की संधि। रावलपिंडी, ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी। ये रावलपिंडी की संधि जो है म्यांमार और बर्मा के साथ हो रही है अंग्रेजों की। क्लियर है? तो यहाँ हमने आंग नेपाल युद्ध और आंग बर्मा युद्ध इन दोनों को देखा। आगे आंग्ल अफगान संबंध देखने हैं। आंग्ल अफगान, अच्छा, अफगानिस्तान के साथ ब्रिटिश का जो वॉर है या अफगानिस्तान ब्रिटिश ने जो कब्जा करने का प्रयास किया, उसमें एक बड़ा फैक्टर काम कर रहा है कि इस समय यूरोप में नेपोलियन के द्वारा रूस पर कब्जा किया जा रहा है और रूस का विस्तार भारत की तरफ ना हो जाए, इस वजह से अफगानिस्तान पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अनिवार्य हो गया था। समझ में आ रहा? क्योंकि अगर नेपोलियन या रूस के माध्यम से भारत की ओर अगर आक्रमण किया जाता है तो वो भारत अफगानिस्तान के क्षेत्र में उनको रोक दिया जाए, अर्थात अफगानिस्तान भारत और रूस के बीच में जो है बफर स्टेट का काम करेगा। क्लियर है? तो अफगानिस्तान को जीतने का पर्पज है रूस के विस्तार को रोका जाए। इस समय रूस के विस्तार या उसके आक्रमण को, विस्तार को रोका जाए, विस्तार को रोकना, ये अफगानिस्तान को नियंत्रण करने का कारण है। क्लियर है? यहां ध्यान रखिएगा, एक है अग्रगामी नीति, पीटी में पूछा जाता है। ऑकलैंड और लिटिन के द्वारा अफगानिस्तान के संबंध में अपनाई गई थी अग्रगामी नीति का पर्पज वही है कि हम लोग पहले अफगानिस्तान के साथ युद्ध नहीं करेंगे, शांति और समझौते के माध्यम से बातों को, संबंधों को बनाने की प्रयास करेंगे। इसको अग्रगामी नीति कहा जा रहा है। हालांकि अफगानिस्तान में ब्रिटिश के वॉर हुए हैं, अफगानिस्तान में ब्रिटिश पराजित हुए, अफगानिस्तान से कुछ ज्यादा हाथ लगा नहीं था, लेकिन यह है कि उस पर नियंत्रण करना ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अनिवार्य था मुख्य रूप से। ठीक है? आंग्ल अफगान युद्ध में जैसे आप देख रहे हैं कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 1842 के बीच हो रहा है। फर्स्ट आंग्ल अफगान वॉर जो है 1838 से 1842 के बीच हो रहा है ना? और द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1878 से 1880 के बीच हो रहा है और इसी समय गडमक की संधि हो रही है, ट्रीटी ऑफ गडमक। ठीक है? 1879 में गडमक की संधि के तहत जो है अफगानिस्तान के शासक को सत्ता परिवर्तन की जाती है। वहां जो है ब्रिटिश कंपनी के द्वारा अपना एक व्यक्ति या उनका जो जिसके साथ अच्छे संबंध थे उसको अफगानिस्तान का शासक बनाया जा रहा है। तो जो ट्रीटी ऑफ गडमक है इसको ध्यान रखने की आवश्यकता है ना? गडमक की संधि 1879 में हो रही है। ठीक? अफगानिस्तान के एक साथ एक युद्ध और हुआ है, तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध, जो मैंने कहा ना कि 19 में होगा, रावलपिंडी की संधि के माध्यम से हुआ है, तो वो इसमें दिया होगा जी, देखिएगा। ये तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध है, 1919 के टाइम पर वो रावलपिंडी की संधि हो रही है। तो यहाँ इस लिस्ट के माध्यम से मैंने सारी संधियों को एक साथ कवर कर दिया है, आप देख लीजिएगा। जैसे सुगोली की संधि 1816 में अंग्रेज नेपाल के बीच हो रही है ना? तो नेपाली ब्रिटिश रेजिमेंट रखने के लिए सहमत हो गए थे, है ना? और कुंभायुं गढ़वाल जो है कंपनी को मिल गया है। उसी में कहा जा रहा है याडबू की संधि, है ना? याडबू की संधि 1826 में अंग्रेज और बर्मा के बीच हो रही है। यह संधि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के दौरान हुई थी, है ना? गडमक की संधि 1879 में हो रही है, अंग्रेज और अफगानिस्तान के बीच में हो रही है। यह संधि द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान अंग्रेजों और याकूब खां, वहां के जो शासक हैं याकूब खां के मध्य हुई थी, है ना? रावलपिंडी की संधि ये तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान हो रही है। यह संधि तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान हुई, जैसे ब्रिटिश भारत एवं अफगानिस्तान के संबंधों में शांति स्थापित हुई। इसके माध्यम से जो है अफगानिस्तान पूरी तरीके से अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था, है ना? और थोड़ा सा हमें समझना है तिब्बत के बारे में। तो तिब्बत के बारे में ट्रीटी ऑफ लहासा, इसको ध्यान रखना है। यंग हस्बैंड अभियान, ये लॉर्ड कर्जन के टाइम पर तिब्बत को कब्जा करने का मामला था,
है ना। इसमें कहा जा रहा है कि यह संधि कर्जन की सफलता को प्रदर्शित करती है। इससे तिब्बत में रूस के प्रभाव को रोकने में कामयाबी हासिल हुई थी, है ना। तो हमने भी कहा कि रूस इस समय विस्तार कर रहा है, नेपोलियन का आक्रमण हो रहा है, उसी आक्रमण से बचने के लिए इस तरह की संधि को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहां आपको ध्यान रखना है लहासा की संधि, लहासा की संधि, है ना, ये 1904 में हो रही है, अंग्रेज लॉर्ड कर्जन के समय। और एक अभियान को नाम ध्यान रखना है, यंग हस्बैंड अभियान, यंग हस्बैंड अभियान। एक ब्रिटिश का नाम है जिसके नेतृत्व में एक अभियान किया जा रहा है तिब्बत की तरफ, तो उसके नाम से यंग हस्बैंड अभियान। सवाल इस तरीके का है, यंग हस्बैंड अभियान का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आप ध्यान रखेंगे तिब्बत से है। तिब्बत को जो है नियंत्रण करने के लिए इस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। क्लियर है। तो ये ब्रिटिश विदेश नीति के तहत 3 से 4 युद्ध हैं, नेपाल के साथ में और आपका बर्मा के साथ में, और आगे चल करके जो तिब्बत के साथ हुई है ट्रीटी ऑफ लहासा, इसको ध्यान रखिएगा। यहां संधियों से ही सवाल आते हैं मैचिंग के लिए, आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ये ब्रिटिश की विदेश नीति का पार्ट जो था, है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश के द्वारा कुछ सामाजिक नीतियां भी लागू की गई हैं। तो एक हेडिंग दीजिएगा, ब्रिटिश की सामाजिक नीतियां, सामाजिक नीतियां। हम लोग ब्रिटिश पॉलिसी को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ब्रिटिश की आर्थिक नीतियां, ब्रिटिश की राजनीतिक नीतियां और ब्रिटिश की जो है विदेश नीति, और उसी विदेश नीति का एक पार्ट है ब्रिटिश की सामाजिक नीतियां। इन सामाजिक नीतियों में एक तो सवाल यह है कि ब्रिटिश के द्वारा कुछ सामाजिक सुधार क्यों किए जा रहे हैं, ब्रिटिश सामाजिक नीतियों को क्यों लागू कर रहे हैं। क्लियर है। तो ब्रिटिश की एक थ्योरी है श्वेत व्यक्ति का भार, व्हाइट बर्डन थ्योरी, इसको ध्यान रखिएगा। श्वेत व्यक्ति का भार, श्वेत व्यक्ति का भार। इसका मतलब यह था कि अंग्रेज ये कहते थे कि पूरे विश्व को सभ्य बनाने का जो जिम्मेदारी दी गई है वो ब्रिटिश को दी गई है या अंग्रेजों को दी गई है, क्योंकि पूरे विश्व में केवल अंग्रेज ही ऐसे हैं जो सभ्य हैं, बाकी लोग पूरा वर्ल्ड जो असभ्य है। तो विश्व को या विश्व के लोगों को सभ्य बनाने की जिम्मेदारी, है ना। इसका मतलब है कि यूरोपियों को विश्व के अन्य लोगों को सभ्य बनाने की जिम्मेदारी दी गई ईश्वर के द्वारा, जिम्मेदारी। क्लियर है। ब्रिटिश कहते थे कि हम जो है, हमारे ऊपर एक वर्डन है, एक भार है कि विश्व के लोगों को सभ्य बनाना है। तो व्हाइट बर्डन थ्योरी, है ना, ये जो श्वेत व्यक्ति का भार कहा जा रहा है। तो एक तो ये जो ब्रिटिश के दिमाग में चल रहा था, एक मामला ये है। दूसरी बात ये है, इस समय यूरोप में एक विचारक हुआ है जिसका नाम है वेंथम। इस वेंथम ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का या अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख, अधिकतम सुख, इस तरीके का स्टेटमेंट बेंथम ने दिया। उस समय बेंथम जो है ब्रिटेन में एक अच्छे विचारक हैं जो लोगों के जीवन में अधिक से अधिक सुख देने की बात कर रहे हैं, है ना। भारत में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग है। विलियम बेंटिंग बेंथम से काफी प्रभावित थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसीलिए विलियम बेंटिंग ने कई सारे सुधारवादी कार्यों को बढ़ावा दिया। जो बेंथम है, इससे भारत में विलियम बेंटिंग गवर्नर जनरल है तत्कालिक, विलियम बेंटिंग। तो जो विलियम बेंटिंग हैं ये प्रभावित हैं, किससे प्रभावित हैं, बेंथम से।
विलियम बेंटिंक ने कहा था कि सरकार तो आपके नाम से ही चलेगी भारत में। क्लियर है, सरकार आपके नाम से चलेगी, इसका मतलब था कि आपके विचारों का प्रभाव भारत तक भी होगा। क्लियर है। इसी क्रम में विलियम बेंटिंक के द्वारा भारत में कुछ सुधारवादी कार्य किए गए हैं। क्लियर है, उन्हीं सुधारवादी कार्यों को हमें समझना है। तो मामला है कि ब्रिटिश ने भारत में कुछ समाज सुधारने के लिए कुछ कार्य किए, उन कार्यों को समझना है कि वो कौन से कार्य हैं। दूसरी बात है क्यों किए थे ब्रिटिश ने, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे काम जो आर्थिक लाभ से जुड़े हुए थे, यहाँ भी कंपनी का कुछ न कुछ लाभ जुड़ा हुआ है। क्लियर है, जो आपको दिख रहा है, मैंने कहा कि व्हाइट बर्डन थ्योरी की बात हो रही है, बेंथम के विचारों को भारत में लागू करना है, तो यहाँ भी जो है ब्रिटिश को अपना लाभ नजर आ रहा है। क्लियर है, उन्हीं सामाजिक सुधारों के अंतर्गत हमें कुछ बातों को समझना है, जिसमें जैसे ब्रिटिश ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया, है ना। ये 1829 में हो रहा है बाय विलियम बेंटिंक, तो ध्यान रखेंगे बेंटिंक के द्वारा, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा पर बैन लगाया गया। भारत में सती प्रथा का मतलब यह होता था कि यदि किसी महिला के पति की डेथ हो जाती है तो उस महिला को अपने पति के साथ अर्थी पर ही जिंदा जला दिया जाता था। राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के लिए एक बड़ा आंदोलन चलाया था। विलियम बेंटिंक से उन्होंने इस बात की सिफारिश की थी, है ना। जैसे ब्रिटिश के द्वारा कुछ सामाजिक सुधार किए जा रहे हैं, तो उन सामाजिक सुधारों में एक बड़ा कारण ये भी था कि भारत के जो बुद्धिजीवी वर्ग था, उस बुद्धिजीवी वर्ग ने कुछ सुधारवादी चीजों को करने के लिए ब्रिटिश को प्रेरित भी किया था। उसी के कारण से जो है कुछ चीजें हो रही हैं। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। दूसरा मामला है ठगी प्रथा पर रोक, है ना। ये भी 1829 का मामला है या 30 का मामला है, और इसमें भी बेंटिंक का सहयोग है, विलियम बेंटिंक का सहयोग है। ठीक, दूसरा मामला है कि ब्रिटिश ने और क्या सुधारवादी कार्य किए, तो ध्यान रखना है दास प्रथा का एंड, दास प्रथा की समाप्ति, दास प्रथा की समाप्ति ये हो रही है 1843 में, और तत्कालीन गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड एलन बरू के टाइम से सती प्रथा की समाप्ति, दास प्रथा की समाप्ति हो रही है। यहाँ ध्यान रखना ये है कि ये जो दास प्रथा को समाप्त किया जा रहा है, इसकी बात जो है 1833 का जो एक्ट आया था, ठीक, उस एक्ट में ये कह दिया गया था कि भारत में हम दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाएगा। क्लियर है, तो दास प्रथा की समाप्ति 1843 में हो रही है। लॉर्ड एलन बरो उस समय के गवर्नर जनरल हैं, लेकिन ये बात 1833 के एक्ट में कह दी गई थी, भारत से सती प्रथा को समाप्त कर देंगे, दास प्रथा को समाप्त कर देंगे, है ना। आगे देखेंगे तो अगला जो सुधारवादी कदम किया ब्रिटिश ने, जैसे विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विडो रीमैरिज एक्ट, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक, 1856। ये विधवाओं के पुनर्विवाह को अनुमति देने वाले एक अधिनियम था, एक एक्ट था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बड़े स्तर पर विधवाओं के विवाह को लेकर के आंदोलन किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वयं अपने बेटे का विवाह एक विधवा से कराया था, और ऐसा उन्होंने इसलिए किया था कि वो समाज के लोगों को प्रेरित करना चाहते थे, जिसके माध्यम से जो है समाज के दूसरे लोग भी विधवाओं के विवाह को अनुमति दी जाए। दरअसल भारत में विधवाओं की स्थिति बहुत दयनीय थी। उनके मामला यही था कि यदि विधवा रहती है तो उसका मतलब ये था कि उस महिला को प्रत्येक दिन मरना होगा, और नहीं तो एक विकल्प था कि वो सती हो जाए, है ना। विधवा न रह करके वो सती होना पसंद ज्यादा करती थी। उसका कारण यह था कि विधवाओं की कंडीशन बहुत दयनीय होती थी। सती होने में क्या होगा कि दर्द एक दिन होगा, एक दिन मरना होगा, लेकिन विधवा रह करके जीवन जीना होता था, तो इसका मतलब था कि उसको डेली मरना होगा, है ना। कैसे कि विधवाओं को जो है
उनके बाल काट दिए जाते थे, है ना, उनको सफ़ेद साड़ी दे दी जाती थी, उन पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते थे कि आप केवल एक कमरे में रहोगी, है ना, किसी से मिलोगी जुलोगी नहीं। विधवा को देख करके लोग जो हैं अपना अपमान समझते थे, अपशगुन समझते थे, है ना। तो बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए जाते थे उस महिला पर, जो उसका जीवन जो है दयनीय हो जाता था, वो घुट घुट के रहती थी। इसीलिए कहा जाता था कि वो विधवा रहने से अच्छा है कि वो सती हो जाती थी। क्लियर है। तो यहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर के माध्यम से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हो रहा है, और इस समय विधवाओं को पुनर्विवाह करने की अनुमति दी जा रही है ना, ये ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान रखेंगे एज ऑफ, एक और एक्ट ध्यान रखेंगे शारदा एक्ट। उससे पहले एक और एक्ट ध्यान रखिएगा, सम्मत आयु अधिनियम, सम्मत आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891। ये बाल विवाह से संबंधित है, ये बाल विवाह से संबंधित है, जिसमें बच्चियों के बाल विवाह से संबंधित है, जिसमें लड़कियों के विवाह की आयु को बढ़ाकर के 12 वर्ष निर्धारित किया जा रहा है। क्लियर है। लड़कियों की विवाह की आयु को जो है 12 वर्ष कर दिया गया था। इससे पहले की कंडीशन ये थी कि बाल विवाह का मतलब ये होता था कि 7 या 8 वर्ष की लड़की का विवाह कर दिया जाता था, है ना। तो अब कहा जा रहा है कि न्यूनतम जो मिनिमम जो एज होगी विवाह की, उसको 12 वर्ष कर दिया गया। इसी क्रम में आप एक एक्ट और ध्यान रख लीजिएगा, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट या शारदा अधिनियम, शारदा अधिनियम जो है आपका 1930 का है, शारदा अधिनियम। और इसी शारदा अधिनियम में ये भी बाल विवाह से संबंधित है, शारदा अधिनियम का संबंध भी बाल विवाह से है, ये ध्यान रखेंगे, ये भी बाल विवाह से संबंधित है। और इसी के अंतर्गत कहा जा रहा है कि अब एज जो है 12 वर्ष से बढ़ा करके जो है 14 वर्ष कर दी गई है। क्लियर है। शारदा अधिनियम में लड़कियों के विवाह की आयु 12 वर्ष से बढ़ा करके 14 वर्ष कर दी गई। तो ये ब्रिटिश के द्वारा कुछ सुधारवादी कार्य किए गए हैं, जो सामाजिक सुधार के लिए जाने जाते हैं। क्लियर है। इसमें सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया है ना, ठगी प्रथा पर रोक लगाई गई, दास प्रथा को प्रतिबंध किया गया, है ना, और विधवा पुनर्विवाह को अधिनियम लागू किया गया, सम्मत आयु अधिनियम लागू किया गया जो, और शारदा अधिनियम, ये दोनों बाल विवाहों से संबंधित हैं, क्योंकि बाल विवाह एक गंभीर समस्या थी भारत में। इसको सुधारने के लिए ब्रिटिश ने काम किया। शारदा अधिनियम से 14 वर्ष एज कर दी गई है। क्लियर है। तो ये ब्रिटिश की कुछ सामाजिक नीतियां थी, जिन्होंने भारत में कुछ सुधारवादी कार्य किए हैं। ठीक है, नमस्ते।